चलिए, लास्ट क्लास में हमने सेकेंड लॉ देखा था इलेक्ट्रोलिसिस का। वो लॉ क्या था कि वेट ऑफ, एक एग्जांपल लिया था अपन ने AgNO3 और CuSO4 का। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। लॉ क्या बोल रहा था कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में लगा के रखा है तो सीरीज में करंट सेम जाने वाला है दोनों सेल में, तो उस केस में किसमें कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। इसका एक क्लास में न्यूमेरिकल भी किया था हमने, वो 3 इलेक्ट्रोड वाला था, याद है आपको? ABC 3 इलेक्ट्रोड से, एक में सिल्वर था, एक में कॉपर था और एक में जिंक था। और हमें दिया क्या था कि 1.5 एम्पियर का करंट था ना, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। 1.5 एम्पियर का करंट था, हम उसको उतने देर तक फ्लो करा रहे थे जब तक कि Ag वाले बीकर में 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए, तब तक हम करंट दौड़ाएंगे। जैसे ही 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा हम स्विच ऑफ कर देंगे करंट को। क्वेश्चन फिर था हमारा कितने देर तक करंट पास हुआ और उतने ही देर में कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। तो यहां एंड किया था अपन ने लास्ट क्लास, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैंड डाले, कुछ हैंड डाले थे। हाँ, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके सॉल्यूशंस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कंडक्टर है ना, तो उनकी भी कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी होगी। कंडक्टर क्या होते हैं? दे आर द वन विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और यहां पे कौन हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में? आयंस। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो कंडक्टर अपन पढ़ रहे हैं इसको कहेंगे अपन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। देखो दोनों में फर्क है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक इलेक्ट्रोलिटिक है। इसी को तो अपन पढ़ रहे हैं, इसी का तो अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसके कारण होते हैं? आयंस के कारण। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस। ठीक है, ओके। इसमें नीचे लिखो, एक डेफिनेशन लिखना नीचे। substance which allow electricity to pass through them, substance which allow electricity to pass through them, substance which allow electricity to pass through them are called conductors, are called conductors, are called conductors, are called conductors. Full stop. Next time में electrolytic conductors are the one, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स electrolytes are the one which undergo decomposition, which undergo decomposition, which undergo decomposition when current is passed through them, when current is passed through them, when current is passed through them। ये लाइन समझ में आ गई आपको? हम जब करंट पास कराते तो यही इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और डिपॉजिट होने लगते हैं ना, डिस्चार्ज होने लगते हैं। फुल स्टॉप। in this case the flow of electricity, in this case the flow of electricity, in this case the flow of electricity is due to the movement of ions. In this case the flow of electricity is due to the movement of ions. Flow of electricity is due to the movement of ions, not electrons, है ना?
इलेक्ट्रॉन तो बाहर कंडक्टर में फ्लो कर ही रहे हैं। आप जब एक बीकर बना करके उसमें 2 रॉड डिप करते हैं और बाहर तो वायर से कनेक्शन करते हो ना, बाहर कनेक्शन तो वायर ही है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं हमारे, जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करके करंट प्रोड्यूस कर रहा है। पर अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो यहां पे कोई वायर नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन बीच में कौन कर रहा है? वो इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे अंदर आयंस आर रेस्पॉन्सिबल, बाहर वायर में इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल। दोनों ही कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और अंदर जो लिक्विड है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट, या जिसको अपन क्या नाम दिया अभी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो हमारा बेसिकली चैप्टर इसके बारे में है। ये तो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि वो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग है। तो क्या लगता है किसमें कंडक्शन ज्यादा होगा? वीक में। स्ट्रॉन्ग में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे ना भाई, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा। ठीक है, तो लिखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में हाइफन डाल के लाइन लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली। बहुत सारे आयंस होंगे उसके पास, लेकिन वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, strong electrolytes ionize almost completely and hence conduct electricity, and hence conduct electricity, and hence conduct electricity to a large extent, to a large extent, and hence conduct electricity to a large extent. Whereas weak electrolytes, whereas weak electrolytes, whereas weak electrolytes ionize to a small extent, whereas weak electrolytes ionize to a small extent, and hence conduct electricity, and hence conduct electricity, and hence conduct electricity to a small extent, to a small extent, extent, small extent. ठीक है, सेकेंड फैक्टर लिखिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल गेट डिसोसिएट, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो अगेन नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसके लिए भी एक लाइन लिख लो, टेम्परेचर हाइफन डाल के लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, comma, the dissociation increases, the dissociation increases, and hence the conduction increases. ठीक है, hence the conduction increases. Next, third factor लिखेंगे, nature of the solvent, nature of the solvent and its viscosity, and its viscosity. विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब फ्लूइड की लेयर में आपस में कितना फ्रिक्शन है। आप आम भाषा में बोलते हैं गाढ़ा लिक्विड है कि पतला है, तो पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कम है, गाढ़ा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो इसमें लिखना नीचे
greater the viscosity of a solvent, greater the viscosity of the solvent, less is the conductance, less is the conductance. ग्रेटर द विस्कोसिटी, गाढ़ा लिक्विड रहेगा तो आयंस भी उतने ज्यादा फ्री नहीं होंगे, ठीक है, लेस इज द कंडक्टेंस, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हाइफन डाल के लिखो, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, comma, less is the conduction, higher the concentration of the solution, less is the conduction। देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट कम होता है ना, यही होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट थोड़ा कम होगा, आप सॉल्वेंट ऐड करके उस कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते हो। यार हम पढ़ते थे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे, बाय एडिंग वाटर टू इट, वाटर ऐड करके आपने सॉल्वेंट बढ़ा दिया ना, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बाय एडिंग मोर वाटर या मोर सॉल्वेंट आप वॉल्यूम बढ़ा देते हो, सॉल्यूट तो उतना ही है, आपने सॉल्यूट थोड़ी ना ऐड किया, आपने पानी ऐड किया है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। और एक चीज क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बढ़ जाता है। अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करोगे तो देखो, जब जितना पानी था उसके हिसाब से वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो चुके हैं, अब और आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। पर अगर आपने पानी ऐड किया ना, तो थोड़े बहुत और मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, तो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डाइल्यूट करने से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। इसको एक बार ऐसे और समझना कि जैसे CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका आयनाइजेशन हम कुछ ऐसे पढ़ते थे, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ऐसा कुछ पढ़ते थे, याद है, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, मतलब मान लीजिए इसके जो 100 मॉलिक्यूल होंगे उसमें से 10 मॉलिक्यूल बस ब्रेक हुए होंगे, अभी भी 90 मॉलिक्यूल एज अ मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें से 10 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब अगर कोई एक मॉलिक्यूल और टूट भी रहा होगा ना, उतने देर में एक मॉलिक्यूल फिर से बन भी रहा है, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि दोनों साइड से रिएक्शन का रेट सेम हो गया है, जिससे अब वो लग रहा है कि रिएक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने इस रिएक्शन में पानी ऐड कर दिया, क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये और ज्यादा रिएक्ट करके ये बनाएगा ताकि इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाए। कहने का मतलब पानी डालने से ये और बढ़ जाता है। ये तो देखो 100 मॉलिक्यूल था, आपने पानी ऐड किया, आपने एसिटिक एसिड ऐड नहीं किया है, तो अभी भी ये 100 रहेगा, बट कुछ मॉलिक्यूल्स और आयनाइज हो जाएंगे, तो अब हो सकता है 80 बचेंगे और 20-20 आयनाइज हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, पानी डालने से। आपने जब डाइल्यूट किया ना, तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि ली चैटले बोलते थे अंडू इफेक्ट करना है, क्या करना है, अंडू इफेक्ट, अंडू वर्ड समझते हैं ना, अंडू मतलब जो किया है उसको हटाना है। आपने क्या किया था, पानी ऐड कराया, तो पानी वाला रिएक्शन इस तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तब पानी खत्म होगा ना, इधर बैकवर्ड होगा तो पानी और बनेगा, तो पानी बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, याद करिए, पानी बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, तो उसका उल्टा इफेक्ट क्या होना चाहिए, पानी कम करना है, तो पानी कम कब होगा, जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, तो और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे। एम आई क्लियर। डाइल्यूट करने का ज्यादा फर्क स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पड़ेगा,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही आयनाइज्ड है पूरा। क्या बोलते हैं, वीक के पास स्कोप था ना, वो बोलते हैं ना कि टॉपर 90-95% ले आया, अब उसके आगे क्या लेके आ पाएगा। बट जो 60% वाला, उसके बाद तो बहुत स्कोप है ना प्रोग्रेस करने का, नहीं बोलते। 60% वाले के पास तो बहुत सारी चीज है ना पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, और क्या गंदा आएगा, 60 आ गया, अब उससे क्या गंदा आएगा। बट वो 95 के पास बढ़ने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं है। और कितना लगा, 96-98 ले आएगा परसेंटेज, 100 ले आएगा, उससे ज्यादा क्या लेके आ पाएगा। मतलब स्कोप बहुत कम है ना प्रोग्रेस करने का, बट वो 60 वाले के पास बहुत स्कोप है प्रोग्रेस करने का। वैसे ही हमारा यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके पास बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी भी बचे हुए हैं जो आयनाइज हो सकते हैं। आप और पानी डालो और आयंस क्रिएट होंगे। इस तरीके से आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को और डाइल्यूट करके आप बढ़ा नहीं सकते कंडक्टिविटी, क्योंकि और आयंस कहां से लाओगे, उसके तो पहले से ही आयंस ब्रेक्ड है। मतलब 100 HCl के मॉलिक्यूल थे, वो 100 के 100 HCl के मॉलिक्यूल ब्रेक हो चुके हैं। अब डालते जाओ पानी, कहां से आएगा HCl। अब तो पानी डाल रहे हो ना, HCl तो सारे पहले से ही ब्रेक्ड है, सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल पहले से ही अपने आयंस में कन्वर्टेड है। तो नो मोर न्यू आयंस आर जनरेटेड। और जब नए आयंस बन ही नहीं रहे हैं तो कंडक्टिविटी तो उतनी रहेगी, या बढ़ेगी भी तो थोड़ी सी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बट यहां बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन समझ गया ना, पानी ऐड करने को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। समझ रहे हैं ना। अब स्ट्रॉन्ग की मैंने बोली ना कि थोड़ी सी बढ़ेगी, वो थोड़ी सी बढ़ने का कारण समझना। पहले क्या था ना, आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, HCl बहुत ज्यादा था, आपने पानी डाला तो पता है क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, थोड़ा HCl के मॉलिक्यूल को ना जगह मिल गई फैलने की। पहले क्या था ना, HCl के मॉलिक्यूल बहुत सारे थे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो रहे थे। इसको कहते हैं इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। इंटर आयनिक, एक आयन दूसरे आयन से इंट्रैक्ट कर रहा है। पर अगर आपने उसको पानी डाल करके दूर कर दिया, अब वॉल्यूम बढ़ गया ना। पहले इतनी जगह पर बहुत सारे HCl थे, अब आपने पानी डाल दिया तो HCl को इतनी जगह और मिल गई फैलने के लिए। तो अब उनके बीच का वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। बट इनकी तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि आयंस बढ़ रहे हैं, इनके आयंस नहीं बढ़े हैं। हाँ वॉल्यूम बढ़ा ना तो उनको जगह मिल गई। मतलब आप ये बोल लो कि पर वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ गए, उनको जगह मिल गई, इंट्रैक्शन अब कम हो रहा है उनके बीच में। देखो इंट्रैक्शन होता है ना तो हो भी सकता है कि एक HCl फिर से Cl नेगेटिव के साथ मिल करके क्या बना ले, HCl, तो ये तो कंडक्टिविटी को कम कर देगा। मोर एंड मोर आयंस क्रिएट होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। पर अगर बहुत ज्यादा उनको स्पेस कम दोगे आप, तो वो वापस से इंट्रैक्ट करके HCl बन सकते हैं। पानी डालने से क्या हुआ, उनका इंट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, पर थोड़ी सी बढ़ी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पर वीक में तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए ना, नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में अपन वही लिखने वाले हैं। लिखो इसमें क्या लिखे, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन लेस इज द कंडक्शन। उसका कारण यही है कि इंट्रायनिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, this is because in a weak electrolyte the ionization is less, the ionization is less in the weak electrolyte, the ionization is less, whereas in strong electrolytes, whereas in strong electrolytes the interionic attractions are high, the interionic attractions are high at higher concentrations, at higher concentration. हायर कंसंट्रेशन मतलब HCl बहुत सारा है, सब HCl एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर आप पानी बढ़ा दोगे तो इनको जगह मिल जाएगी, थोड़ी जगह, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है ना, तो उनको जगह मिल जाएगी HCl को थोड़ा फैलने के लिए। पहले इतनी जगह में सारे HCl थे, अब इतनी जगह में सारे HCl हैं। HCl तो उतने ही है पर उनको जगह मिल गई थोड़ी सी, और जब वो एक्सपैंड होंगे, थोड़ा सा इंट्रैक्शन कम होगा तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, whereas in a strong electrolyte the intrionic attractions are high at higher concentration, full stop। अब दोनों को डाइल्यूट करके देखते हैं। विथ डाइल्यूशन लिखो, उसी कंटिन्यू करेंगे।
विथ डाइल्यूशन, दोनों को डाइल्यूट करेंगे, स्ट्रॉन्ग को भी वीक को भी, तो ज्यादा कंडक्टिविटी कहां बढ़ने के चांसेस है, वीक वाले में, क्योंकि वीक में डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, विथ डाइल्यूशन कॉमा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, विथ डाइल्यूशन in case of weak electrolytes, with dilution in case of weak electrolytes, ionization increases. समझ गया ना ये पॉइंट, मैंने आपको भी करके दिखाया, वो ली चैट लिया पूरा कि कैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने से आयनाइजेशन बढ़ गया, जो पहले सिर्फ 10 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे थे, पानी डालने से 10 और हो गए। ठीक है, हाँ, तो विथ क्या लिखिए, विथ डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ionization increases, and in case of strong electrolyte, and in case of strong electrolytes, strong electrolyte में क्या होगा, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, उससे क्या हुआ, HCl HCl के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा और कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो दो लाइन लिखना अपन को इसी में, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, एंटर नहीं इंटर, ये ऐसा वाला, और वो एक ही वर्ड है ना, इंटर आयनिक, यानी कि दो आयन के बीच का अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड कंडक्शन इंक्रीजेस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस एंड कंडक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? समझ गए ना? तो हायर कंसंट्रेशन में कंडक्टिविटी कम होगी, पर पानी डालने से इंटरआयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वीक की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैसे भी कंडक्शन कम होता है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप डाइल्यूशन करो, तो नंबर ऑफ आयंस थोड़े बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस थोड़े बढ़ जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आप डाइल्यूशन करके कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बट उसका कारण क्या होगा कंडक्टिविटी बढ़ने का, जस्ट एक ही कारण है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही फुल्ली डिसोसिएटेड है ना, उसको अपन ने स्ट्रॉन्ग इसलिए तो बोला है कि उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयन के फॉर्म में है पहले से ही, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वहां आयंस बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो वहां बस क्या बढ़ रहा है, कंडक्शन बढ़ने का कारण क्या हो रहा है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन का डिक्रीज होना, क्योंकि जगह मिल गई तो एक H प्लस Cl नेगेटिव से थोड़ा दूर रहेगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, उससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल, तो चार फैक्टर लिखे अपन है ना, चार फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्या क्या फैक्टर था, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा उसका विस्कोसिटी वाला, सॉल्वेंट कितना विस्कस है, और चौथा कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए लास्ट ये नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल, अब हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो होता ही है ना भाई, एवरी कंडक्टर हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, भले वो कम ही क्यों ना हो पर होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, और ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें नीचे लिखेगा, ये ओम्स लॉ भी इसमें अपन पढ़ सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड वो प्रोपोर्शनलिटी से बनाने के लिए अपन ने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था R, यही होता है हमारे रेजिस्टर कंडक्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का क्या है ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ लिखे इसमें नीचे, every substance offers resistance, every substance offers resistance, every substance offers resistance। किसको रेजिस्टेंस देते हैं, करंट को, फ्लो ऑफ करंट को ना, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
to the flow of electricity to a small or large extent, to a small or large extent, to a small or large extent। क्या लिखा अपन ने कि जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है नेचर में, हर सब्सटेंस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। किसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। या तो कम ऑफर करेगा तो कंडक्टर कहलाएगा, या तो बहुत ज्यादा ऑफर करेगा तो इंसुलेटर, और मीडियम ऑफर करेगा तो सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। उनमें रेजिस्टेंस का ही तो फर्क होता है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और मीडियम में हो जाएगा आपके सेमीकंडक्टर्स का। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में दिस गिव राइज टू ओम्स लॉ, this give rise to Ohm's law, which states that हाइफन डाल के लिखना, if to the ends of a conductor, if to the ends of the conductor, if to the ends of a conductor, एक कंडक्टर है, उसके दो एंड में, ये रहा एक एंड, ये रहा दूसरा एंड, है ना। इफ टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज अप्लाइड अ वोल्टेज ई, इज अप्लाइड अ वोल्टेज ई, ये हमने वोल्टेज ई अप्लाई कर दिया। ई या वी बोलते हैं, फिजिक्स में अपन वी बोलते हैं, यहां ई बोल रहे हैं। अप्लाइड अ वोल्टेज ई एंड अ करंट आई फ्लोज थ्रू इट, एंड अ करंट आई फ्लोज थ्रू इट, and a current I flows through it, comma, then the resistance R of the conductor is, then the resistance R of the conductor is, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? R is equals to E by I, yes or no? V by I बोलते थे अपन फिजिक्स में, ये क्या हो जाएगा? E by I, then the resistance R of the conductor is E by I, E by I। यूनिट लिख लेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट इज ओम, यूनिट ओम, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो नेक्स्ट लाइन में डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस को, नीचे लिखना, द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द electrical resistance, the reciprocal of the electrical resistance is called the conductance, is called the conductance, is called the conductance, full stop। It is represented by capital G, it is represented by capital G, फॉर्मूला लिखना नीचे, G is equals to 1 by R, G is equals to 1 by R। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? 3-4 यूनिट बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। एक मैंने बताया था पर ओम, या फिर ओम ऐसे लिख लो पर ओम, या फिर ओम को ही उल्टा कर दो, या फिर नाम भी उल्टा कर दो, है ना। और एक क्या नाम था लास्ट एंड किया था, लास्ट में बोला था, हाँ सीमेंस, ठीक है। सिंबल इज एस, ये सब इसके यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। ये अलग अलग यूनिट नहीं है ना, एक ही यूनिट है, तो अपन अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और कंडक्टेंस हो गया। अगला हिंट डालना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। समझे क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। इन द सेम वे कंडक्टेंस से आएगा कंडक्टिविटी,
तो इसको जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, आपने हेडिंग क्या डाला है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नीचे लिखो, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट, it is observed that resistance R of a conductor, resistance R of a conductor, it is observed that resistance R of a conductor, first point A, is directly proportional to, किससे, दो चीजें देखे थे ना लास्ट क्लास में, R is directly proportional to, हाँ, length is directly proportional to length of the conductor, length of the कंडक्टर, सिंबल के फॉर्म में लिख लेना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड बी, बी क्या लिखोगे, हाँ लिख लो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंप्लीट करो पूरा लाइन, एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हो गया, दोनों को इक्वेशन नंबर दे देना, इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R directly proportional to L by A, and to remove that proportionality sign, R is equals to rho L by A. R is equals to rho L by A. Rho L by A. तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल बोलेंगे, क्या बोलते हो, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल हो जाएगा ना। तो यहां पुट करना, इफ एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या है यार, रो इज आर। एक और नाम क्या है रो का, रेजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो नीचे लिखना, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, क्या है रेजिस्टिविटी का मतलब, रेजिस्टेंस ही तो है, पर कब, हाँ एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि जब उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 1 होना चाहिए ना, तभी तो आपने एल और ए को कैंसिल कर दिया ना, और क्या बचा, रो बराबर आर। तो क्या है वो, रेजिस्टेंस ही तो है। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विथ यूनिट लेंथ, विथ यूनिट, यूनिट मतलब 1, अब वो 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, बट यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विथ हुज, क्या लिखे, विथ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट का मतलब 1, ठीक है, तो यूनिट भी लिख लो, उसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर, ऊपर ओम है ना, और ऊपर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है तो मीटर। अरे यही तो पुट कर रहा हूं फॉर्मूले में ही, आर की जगह रो, सॉरी ओम, ए की जगह मीटर स्क्वायर, और लेंथ की जगह मीटर, एक एक मीटर कैंसिल करो तो क्या होगा यूनिट, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट हो जाएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे ये रेजिस्टिविटी हुआ वैसी कंडक्टिविटी भी होगा, तो जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेसिप्रोकल थे ना, वैसी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो लिखो इसी के नीचे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी is the reciprocal of resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. It is denoted by, it is denoted by, it is denoted by kappa.
KAPPA, इसका सिंबल होता है ऐसा, मतलब पूरा कंप्लीटली के नहीं बनाना है ना, थोड़ा ऐसा टाइप का देना, ठीक है, कप्पा। हाँ, के छोटा के भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कप्पा। कंडक्टिविटी इज कप्पा, फिजिक्स में आप लोग कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हो, यहाँ कप्पा, तो कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा इज 1/ρ, यस और नो, रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, conductivity is the reciprocal of resistivity. Put करें formula, what is rho, rho is r a by l, correct, rho is r a by l, सही लिखे ना, तो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, l by r a, करेक्ट, 1 by r क्या होता है, g, 1 by r is g, और लेंथ और एरिया का रेशियो को अपन नाम दे रहे हैं जी स्टार, लिखना भैया, जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाई ए, नोन एज सेल कांस्टेंट, इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, आप ध्यान देना इधर, देखो आप लोग जब फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज सुनो आप लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो 4 रेजिस्टेंस ऐसे ब्रिज के फॉर्म में लगे रहते हैं, हाँ ऐसा कुछ, यहां पे आप बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हो देखने के लिए कि कब डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ध्यान देना ना ध्यान से, R3 और ये R4 है, ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ अननोन रेजिस्टर। मान लीजिए आपका ये R2 अननोन है, अननोन मतलब उसका वैल्यू आपको नहीं पता है, ये मान लो 1 ओम है, ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये नहीं पता क्या है, ठीक है, तो आप इसको निकालने के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हो, ठीक है, कैसे करते हैं अपन, देखो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रेशियो होता है कि अगर आपका ये रेशियो R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4, तब जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेशियो होता है इसका। अब इसमें आपको ये नोन है, ये नोन है, ये भी नोन है, R2 आप ऐसे निकाल सकते हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर विच इज अननोन, आपको नहीं पता, आपको बस दे दिया गया ये लो रेजिस्टर, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब ऐसे ही अपन को यहाँ पे वायर का तो नहीं पढ़ना है, हम तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, है ना, हमारा चैप्टर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड कंडक्टर, तो यहाँ पे आप लिक्विड तो नहीं रख सकते, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि लो ये एक्वस NaCl है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे रखोगे, वो तो लिक्विड है ना, आप यहाँ लिक्विड को कैसे रखोगे, वायर तो रख सकते हो, वायर को तो अटैच कर सकते हो ना जोड़ के, तो वायर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा आपको, पर लिक्विड को कैसे रखोगे, लिक्विड को यहां रखोगे तो बह जाएगी ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो अपन क्या करेंगे, उस लिक्विड को एक सेल लेंगे और उस सेल के अंदर उस लिक्विड को भर देंगे, ठीक है, और उसके 2 इलेक्ट्रोड को यहां कनेक्ट करेंगे, तो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखने वाला है, कुछ ऐसा देखो, लाइक दिस, बीच में क्या है उसके, ये वायर से ऐसा कनेक्शन है, ये अननोन सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें ये सेल क्या है, कांस्टेंट, जिसका ये लेंथ है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L और A। वहां अपन वायर लगाते थे तो वायर का L और A बोलते थे, बट यहां पे हमारा लिक्विड का लेंथ कैसे नापोगे, लिक्विड का एरिया कैसे नापोगे, जिस बीकर में है वही लोगे, तो वो बीकर हमारा क्या कहलाता है, सेल, दैट इज अवर सेल, जिसके अंदर हमारा लिक्विड भरा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक खाली सेल है, आपके पास एक लिक्विड है, आप उस लिक्विड को लेकर आओ, हम उसको सेल में भर देंगे और उस सेल को यहां लगा देंगे और सेल के 2 रॉड को यहां जोड़ देंगे और आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, समझे क्या, तो ये सेल हमेशा कांस्टेंट है। अब अभी आपका लिक्विड लेके आए थे, अब आपका लिक्विड रख देंगे इसमें, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, अब आपका लिक्विड रख देंगे, उसका भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो सेल तो कांस्टेंट है ना हर बार, तो हर बार L और A तो कांस्टेंट रहेगा सबका, तो इसलिए इसको नाम दे दिए L by A इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज सेल कांस्टेंट। अब उसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भरते जाओ, उसका रेजिस्टेंस निकालते जाओ व्हीटस्टोन की हेल्प से, समझ जाएगा ये पूरा रिलेशनशिप। देखिए आप अकेले लिक्विड को यहां नहीं रख सकते ना, लिक्विड तो बह जाएगा भाई, तो उसको एक सेल के अंदर डाल के रखेंगे, वायर तो सॉलिड है,
वायर तो सॉलिड है, मुझे मान लो इसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इस वायर को बीच में लगा देंगे यहाँ पे, तो सॉलिड है, कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा इसका रेजिस्टेंस। बट लिक्विड तो बह जाएगा ना भाई, तो लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर चाहिए, उसी कंटेनर को अपन क्या बोलते हैं, सेल। उस सेल का लेंथ और उस सेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वही हमारा L/A है, विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो तो ब्रिज तो वहां पे सेट हो गया है ना, बस आपको लिक्विड डालते जाना है, बार बार अलग अलग लिक्विड डालो, अलग अलग रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। ऐसे निकालते हैं अपन अपने लिक्विड कंडक्टर का या इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस फ्रॉम अ व्हीटस्टोन ब्रिज। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये समझ गया ना सेल कांस्टेंट क्या हो गया। तो आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार, जहां पे जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और जी क्या है, कंडक्टेंस 1/r। तो कहां से निकाला अपन ने रिलेशन, देखो फिर से ध्यान देना, पहला अपन डेफिनेशन पढ़े, व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख दिया, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। यहां तक क्लियर है? रो का फॉर्मूला भी पीछे पढ़े थे, रो वाज RA/L, RA/L पुट कर दिया यहां पे फॉर्मूला, इसको उल्टा करके ऊपर लेके गए, तो L/A को G स्टार लिख दिए, और 1/R क्या होता है, G। 1/R इज, भी तो डिफाइन किए थे, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/R क्या हो गया, G। समझ में आया गया? ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया, कप्पा इज इक्वल टू G स्टार। अच्छा, कप्पा का यूनिट तो अपन बात ही नहीं किए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कप्पा, कप्पा का यूनिट क्या होगा, हाफ, नहीं ओम कैसे, 1/रो बोल रहे हो ना आप, तो अभी रो का यूनिट निकाला था हमने, रो का यूनिट क्या था, रो वॉज ओम मीटर, रो वॉज ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर जो भी ले लो, तो 1/ओम मीटर हो जाएगा या 1/ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर ओम पर मीटर, या पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर सीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर। देखो जनरली हम यहाँ पे सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, सुनो क्यों ऐसा, क्योंकि सेल है ना, सेल इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, सेल इतना सा होगा, तो इसको आप सेंटीमीटर में नापना पसंद करोगे कि मीटर में, समझ गए ना, इसलिए जनरली हम सेंटीमीटर वाला यूनिट यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। मीटर भी कर सकते हैं, बट फिर मीटर का मतलब ये होगा ना कि आप लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर, सोचो ना 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, आप तो छोटा सा सेल लोगे ना जिसके अंदर लिक्विड भरोगे और उसकी रेजिस्टेंस नोट डाउन करोगे फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे जनरली हम चीजें सेंटीमीटर में ही यूज करेंगे यहाँ पे। समझ आएगा? यूनिट लिख लिया आपने, ओम पर ओम पर मीटर, या पर ओम पर सेंटीमीटर, या पर ओम को हम सीमन लिखते हैं, तो सीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर। समझ आएगा? तो ये हमारी हो गई, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चारों को समराइज करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया R इज इक्वल्स टू E/I, यूनिट इज ओम, करेक्ट। कंडक्टेंस हो गया G इज इक्वल्स टू 1/R, यूनिट इज ओम इनवर्स या फिर सीमंस। फिर रेजिस्टिविटी हो गई RA/L, यूनिट इज ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। Then conductivity kappa is reciprocal of resistivity, which is nothing but G star, जहां पे G star is a cell constant L/A। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, हाँ पर मीटर, और क्या, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो पर मीटर ही तो होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा कप्पा का, सीमन पर सेंटीमीटर और सीमन पर मीटर। समझ गए ना? तो ये चारों टर्म अभी अपन पढ़े हैं आज। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे, या चलो इससे वित्ते से में नहीं है क्वेश्चन, एक आध टॉपिक और पढ़ते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन में। हाँ लिखो, एक टॉपिक और लिखो। मोलार कंडक्टिविटी, देखिए मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो पढ़ लिए कप्पा, अब पढ़ते हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा m,
देखो आप लोग आज तक ये वाला लैम्डा पढ़ते आए थे ना, ये भी लैम्डा ही होता है। जैसे हमारे अल्फाबेट्स में कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है ना, वैसे ग्रीक में भी कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा होता है। तो आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे वो स्मॉल लैम्डा था, ये आपका कैपिटल लैम्डा है। तो बोलेंगे इसको भी लैम्डा, लैम्डा एम, एम स्टैंड्स फॉर मोलार, ठीक है। तो लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू मोलारिटी, कंडक्टिविटी टू मोलारिटी, कंडक्टिविटी टू मोलारिटी, कंडक्टिविटी टू मोलारिटी। तो यूनिट ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, सी या एम जो भी लिखना हो, मोलारिटी मोल पर लीटर, कप्पा अपॉन सी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट का देखना पड़ेगा अपन को, क्यों, क्योंकि आपका जो कप्पा है उसका यूनिट क्या होता है, सीमन पर सेंटीमीटर या सीमन पर मीटर, राइट, ये इसका यूनिट होता है। व्हाट अबाउट नीचे का यूनिट क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहां तो देखो दो अलग अलग यूनिट्स हो गए। अब देखिए लीटर अलग यूनिट हो गया, सेंटीमीटर अलग यूनिट हो गया ना एक ही चीज का। तो आप इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं क्या। तभी आप बोल सकते हो कि यूनिट्स आर ऑल सेम। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन चलो पहले सेंटीमीटर वाला काम करते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना सेंटीमीटर हमें ज्यादा यूज करना है। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, कप्पा का यूनिट हो गया आपका सीमन पर सेंटीमीटर, और इसका यूनिट है मोल पर लीटर, राइट। अब लीटर और सेंटीमीटर में या लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशनशिप होता है, किसी को पता है। देखो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब समझते हो क्या, 1 मीटर का क्यूब है, क्यूब एक टंकी समझ लो, एक क्यूब क्यूब शेप की टंकी है। तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, और यहाँ पे उसमें अपन 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हो गया मेरा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। समझ आ गया, ये रिलेशनशिप होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो यहां से अपन क्या निकाल देंगे, 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, 10⁻³ - 3 मीटर क्यूब। एग्री, ये 1000 को मैं नीचे लेके चला गया, तो 1 लीटर अपॉन 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब होगा, जिसको अपन 10⁻³ करके ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। आगे बढ़े थोड़ा सा और, इस मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी बताओ, 10⁻³ ये तो यही है। हाँ इसको क्या करूं जल्दी बताओ, 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो यहां पे मीटर की जगह लिख दो 100 सेंटीमीटर, और इसका पूरा क्यूब है ना। एग्री, एकदम बेसिक से चल रहा हूं मैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये 10⁻³ इंटू कितना आएगा यहाँ पे, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। विदाउट यहां तक सॉल्व करने पर क्या मिलेगा फाइनली, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 1000। पुट कर दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, सीमन पर सेंटीमीटर, 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुट करके ऊपर लेके जाऊंगा, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। एग्री। तो इसका फाइनली क्या है यूनिट, मोल तो रहेगा, सीमन के सेंटीमीटर के ऊपर -1 था, यहाँ 3 है, तो करके कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट होती है मोलार कंडक्टिविटी की। मतलब अगर आपको चीजें सेंटीमीटर में दी, मतलब मोल पर लीटर दिया हुआ है,
आपको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या फिर अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए, सारी चीजें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया क्या? सेंटीमीटर -1 था ऊपर वाला पहले से ही, ये वाला माइनस पूछ रहा है, ये क्यूब है ना। क्यों नहीं होगा भाई, पावर से ना। अरे मतलब लीटर स्क्वायर है अगर, और लीटर -1 है, तो ये लीटर नहीं हो जाएगा। वही चीज की है, ये ऊपर पर सेंटीमीटर है, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, 3 - 1 कितना हो गया, 2, है ना। और ये मोल नीचे है तो ऊपर आएगा तो पर मोल। कोई डाउट है तो पूछिए अभी वापस। पीयूष क्लियर है सारा? फिर से देखो एक बार, नहीं तो हमने शुरुआत यहीं से करी थी ना, वो डब्बल लेकर के। यहाँ पे 1 लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशनशिप आ गया, बट मुझे तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशनशिप चाहिए था, करेक्ट। तो यहां मैंने लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशनशिप निकाल लिया, ये रहा। यहां पुट कर दिए लीटर की जगह, क्या पुट किया मैंने लीटर की जगह, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर लेके गया तो 1000 ऊपर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर कैंसिल होकर के सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और नीचे नीचे वाला मोल ऊपर आया तो पर मोल हो गया। तो यूनिट क्या होती है मोलार कंडक्टिविटी की, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। पर जो ये है ना 1000, इसको ध्यान रखना है। देखिए कंसंट्रेशन तो हमेशा मोल पर लीटर में ही दिया रहेगा, सुन रहे हैं क्या? कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही दिया रहेगा, तो आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना है इफ यू वांट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या नीचे 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। डिपेंड करेगा कप्पा का यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कप्पा भी तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। कप्पा अगर दिया हुआ है सीमन पर सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा पूरा का पूरा मोलारिटी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो लीटर में नहीं रहा, समझ रहे हैं? आपने उस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किया है, और नीचे 1000 मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। क्लियर है? लिख लिए फॉर्मूला पूरा, यूनिट लिख लिए, ठीक है। तो हमारा एक टर्म और बढ़ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हुआ था, छठवा आ गया लैम्डा एम, विच इज कप्पा अपॉन सी, और यूनिट विल बी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर ऐसा आएगा, और अगर मैं नीचे 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, बशर्ते हमेशा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हो, तो ही आप 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करना। पर अगर कंसंट्रेशन भी पहले से ही मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, फिर करने की जरूरत नहीं है 1000। समझ रहे ना? पर अपन ये मान के चल रहे कि हर बार जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा वो मोल पर लीटर में ही होगा, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये? हाँ, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। लिखिए क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, the electrical resistance of a column of the electrical resistance of a column of, तो कॉलम ऑफ किसके लिए बोल रहे हैं, वो जो सेल के अंदर पड़ा रहेगा हमारा लिक्विड, वो है कॉलम, ठीक है। कॉलम ऑफ 0.05 एम, 0.05 एम, एम मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर। देखो मैंने कहा था हर बार यूनिट मोल पर लीटर ही होगा। 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन, 0.05 m NaOH solution of diameter 1 सेंटीमीटर, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ये किसके डायमीटर की बात कर रहा है? हाँ, वो जो हमारा सेल था ना, ये वाला सिलेंड्रिकल शेप का सेल, जिसके अंदर अपन ये NaOH भरने वाले हैं रेजिस्टेंस नापने के लिए, उस सेल का डायमीटर है ये। समझ गए क्या? हाँ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। यहां से अपन L बाई ए निकाल लेंगे ना, G स्टार। एल भी दिया है, ए भी दिया है,
बस आप यूनिट देख लेना। और एक्चुअली वो डी डी दिया है ना, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे? अरे तो फिर सिलेंडर पूरा ले लोगे तो फिर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं सिलेंडर के एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल। हाँ, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो करोगे क्या? पाई आर स्क्वायर। तब आएगा आपका एरिया ए। समझ में आ रहा है क्या? अपन सिलेंडर का एरिया नहीं निकाल रहे हैं भैया, है ना, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं। और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल। हाँ चलो, तो क्या लिखे? डायमीटर 1 सेंटीमीटर, क्या होगा, कुछ बोलना है? डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 5.55 इंटू 10⁻³ ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? इतना इतना बड़ा क्वेश्चन लिखे, क्या है ये, किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है ये? हाँ पूरा पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm। ये क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। समझ गया? वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला होगा। सुन रहे हैं क्या? वो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथे के लिए ये दोनों वायर को कहां लेके गया? उस सेल में जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर है, और उसमें भरा हुआ क्या है? 0.05 m NaOH। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? ठीक है, फुल स्टॉप। निकालने क्या बोला, लिखो। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी यानी कि रो, कॉमा कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, एंड मोलार कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा एम। तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट है रो, सेकंड है कप्पा, और थर्ड है लैम्डा एम। गिवन क्या क्या है पहले वो देखो। हमें आर गिवन है, हमें एल गिवन है, हमें ए डायरेक्टली नहीं गिवन है बट डायमीटर दिया हुआ है ना। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। आप एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। अब पाई आर स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा? आर क्या होता है? D/2। आर क्या हो जाएगा? D/2। तो निकल जाएगा एरिया। तो आपके पास अगर ए आ गया है, एल आ गया है, आर दिया है, तो रो नहीं निकल जाएगा? व्हाट इज रो? RA/L। निकालो जल्दी से, पहले तो एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एरिया निकालो जल्दी। हाँ, वो R = ρL/A है भाई। और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर ये RL/A था? सही है ना? और वो जो आप एक बार और L/A बोल रहे हो, वो ये था, कप्पा = GL/A। वो ये था, वो कप्पा था। हम तो रो की बात कर रहे हैं ना। एरिया निकालो पहले। कितना आ रहा है एरिया? हाँ ठीक है, एरिया आएगा 0.785, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब आपके पास आर दिया है, आपने एरिया निकाल लिया, आपका लेंथ भी सेंटीमीटर में, तो आपका रो भी आ जाएगा इन ओम सेंटीमीटर। बताइए क्या आ रहा है वैल्यू रो का? क्या क्या लोगे रो के लिए? 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 अपॉन लेंथ कितना दिया हुआ है? 50। करिए सॉल्व। ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, सब 5 के मल्टीपल्स में ही है, तो कैंसिल भी जल्दी हो जाएगा। करना भाई, कर अपने से।
सिंपल कैलकुलेशन है, देखो ना, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5550 आ जाएगा, इंटू 0.785 डिवाइड बाय 50, ये 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 111, बस 785 इंटू 111 करना है, और क्या। एटी सेवन पॉइंट 135 ओम सेंटीमीटर, 87.135 ओम सेंटीमीटर। क्या कर रहे थे इतना देर से, पता नहीं। नेक्स्ट, कप्पा का फॉर्मूला, व्हाट इज कप्पा? कप्पा इज जी जी स्टार। कप्पा इज, ये नहीं याद आ रहा है तो एकदम बेसिक से चलते हैं। कप्पा क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टिविटी, खत्म। रेजिस्टिविटी अभी तो निकाले हो, इसका रेसिप्रोकल तो करना है बस। तो 1/87.135, 0.0 कुछ आएगा। पॉइंट जीरो क्या है? इसको देख के घूरेगा तो सॉल्व हो जाएगा, डर के मारे। जी स्टार एल बाई ए, इसको मैंने रिप्लेस किया, देखो जैसे हमने फॉर्मूला क्या लिया था, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, ये तो क्लियर है ना, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का। फिर आपने रो की वैल्यू पुट कर दी, आर ए बाय एल, फिर इसको उठा के ऊपर लेके गए, तो एल बाय आर ए, तो 1/r को जी लिख दिए और एल बाय ए को जी स्टार से रिप्लेस कर दिए। आ गया क्या? सब उतना करके छोड़ दिया, उसको क्या घूरोगे तो अपने आप हो जाएगा क्या सॉल्व, डर के मारे। मैं तो बता भी 0.0 तक तो बता दिया, उसके आगे का नहीं निकाल सकते क्या, एक दो डिजिट? 0.01148। और यूनिट बताओ जल्दी। सीमन, मीटर कहां से आ गया? सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही तो मीटर कहां से आ जाएगा? सीमन, बस, वो तो मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है ये यूनिट में? अरे आप ये इसी को तो रखे हो ना आप, तो इसका यूनिट भी तो उल्टा करोगे, तो पर ओम को सीमन बोल दिए और पर सेंटीमीटर को पर सेंटीमीटर रहने दिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, मोलार कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा मोलार कंडक्टिविटी? कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। समझ गया ना, ऊपर 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारा कंडक्टिव ये कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर में, और हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर वाले में, तो हमारा फाइनल आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। पुट करिए वैल्यू, व्हाट इज कप्पा? 0.01148 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना दिया है कंसंट्रेशन आपको? 0.05, 0.05, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा वो? हाँ, 11.48 डिवाइडेड बाय 0.05, और कैंसिल हो जाएगा पॉइंट भी, 1148 डिवाइडेड बाय 5, अब तो और इजी हो गया, 229.6। यूनिट बताइए, यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 229.6, हाँ, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया क्वेश्चन? कल से एक साथ नहीं बैठोगे दोनों, है ना, और तू कल से फर्स्ट बेंच से बैठेगा, मेरे को कॉपी में चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है?
एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क करना। लिखिए क्वेश्चन, resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell filled with अच्छा, उस सेल को कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं ना, जो सेल अपन छोटा सा लिया ना जिसमें भर रहे हैं अपन लिक्विड को और फिर उसको व्हीट स्टोन में चिपका दे रहे हैं, फिर उसका रीडिंग आ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल। हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 m KCl, KCl सॉल्यूशन लिए, उसकी मोलारिटी कितनी ली अपन ने, 0.1 m KCl, सोल्यूशन इज 100 ओम, इज 100 ओम। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अभी जैसे यहाँ पे अपन ने 0.05 m NaOH लिया था तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा था। अब हमने उसी कंडक्टिविटी सेल में क्या डाल दिया है, उसी नहीं मतलब इसका एल और ए अलग अलग हो सकता है, अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसी कंडक्टिविटी सेल में अपन ने क्या डाला है अभी, 0.1 m KCl, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आया, 100 ओम। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, if the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl, कंसंट्रेशन कम की हो कि कम वो की हो, घटाए हो, सॉरी कम की हो कि बढ़ाए हो, 0.02 m KCl कम किए ना, पहले 0.1 m KCl था, अब उसी सेल में अपन ने फिर से KCl डाला, बट अब इसकी कंसंट्रेशन अलग है। क्या है कंसंट्रेशन, 0. आपने डाइल्यूट किया होगा, आपने उस KCl में थोड़ा सा पानी मिला दिया होगा, तो डाइल्यूट हो गया, तो कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, हाँ, कंसंट्रेशन कम होने से आपकी कंडक्टिविटी कम हो गई, कंडक्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, इज 520 ओम, इज 520 ओम। देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया उसका, इज 520 ओम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी और सॉरी और नहीं, एंड मोलार कंडक्टिविटी of 0.02 m KCl, 0.02 m KCl, full stop. The conductivity of 0.1 m KCl is, the conductivity of 0.1 m KCl is 1.29 सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर। चलो देखो क्या क्या दिया है, बस मैं बता दो, आप क्वेश्चन आप ही को बनाना है, थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूं मैं। हाँ, क्या क्या दिया है शुरू से बोलेंगे। दो टाइप का KCl सॉल्यूशन है, एक किस टाइप का KCl सॉल्यूशन है, 0.1 m KCl है, और दूसरे की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.02 m KCl। ठीक है, ओके, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 520 ओम। वही कंडक्टिविटी सेल में आपने दोनों को डाला और रेजिस्टेंस निकाल लिया। ओके, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसकी, 0.1 m KCl की मोलार कंडक्टिविटी दी है ना लास्ट में, मोलार कंडक्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी दी है, क्या है वो, कप्पा, कितना दिया है, 1. हाँ ये दिया है, इतना ही गिवन है ना डेटा, बस इतना ही गिवन है, निकालना क्या है, इसका कप्पा और इसका लैम्डा है। सही जा रहे हैं, पक्का समझ में आया सबको क्या क्या गिवन है, इसका रेजिस्टेंस तो पहली दो लाइन में वही लिखा हुआ है, और आखिरी लाइन में इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमन पर मीटर, यही सब दिया हुआ है, आपको निकालना ये दोनों है। कैसे निकालोगे, हाँ देखो, इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होता है, जी स्टार होता है, जी तो आप निकाल लोगे क्योंकि आर पता है, आर क्या होता है, जी क्या होता है 1/r, तो बचा जी स्टार।
जी स्टार यहां से नहीं निकल जाएगा क्योंकि दोनों का कंडक्टिविटी सेल तो सेम है, दोनों के लिए सेम कंडक्टिविटी सेल लिखा है ना वहां पे, इफ द सेम कंडक्टिविटी सेल में आपने 0.02 m डाला तो आप इन दोनों से निकाल सकते हो, तब वो जी स्टार की वैल्यू क्या होता है, कप्पा होता है जी इंटू जी स्टार, कप्पा दिया हुआ है, जी भी आप निकालोगे 1/r करके तो जी स्टार आ जाएगा यहां से। तो सबसे पहला काम यही है, यहां से आप जी स्टार कैलकुलेट करो, समझ रहे ना। एक बार जी स्टार आ गया तो यहां पे जी स्टार पुट करेंगे, जी की जगह 1/r पुट करेंगे तो कप्पा आ जाएगा। एक बार कप्पा आ गया तो कप्पा के बाद कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, क्यों मैंने नीचे 1000 किया जल्दी बताओ, हाँ क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ चीज है। तो यहां हमारा फाइनल आंसर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा, समझ रहे हो क्या, और इसका आंसर सीमन पर मीटर में आएगा। कप्पा निकालोगे ना, कप्पा का यूनिट सीमन पर मीटर और लैम्डा एम का यूनिट सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल बन जाएगा। तो पहले इससे जी स्टार, फिर वो जी स्टार पुट करके कप्पा, फिर कप्पा की हेल्प से लैम्डा एम। देखिए बिना कप्पा के लैम्डा एम नहीं निकाल पाओगे, लैम्डा में चाहिए ना ऊपर कप्पा, तो कप्पा कैसे निकलेगा, जी जी स्टार से, और जी स्टार कहां से निकलेगा, वहां से। बन जाएगा क्वेश्चन, ये होना चाहिए कॉपी में नेक्स्ट क्लास में सबकी ना, बनेगा राघव, कोई डाउट, ठीक है ना। और ये 1000 क्यों नीचे डिवाइड किया समझ गए ना, हमने क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो ये मत सोचना सर बार बार फॉर्मुला क्यों चेंज कर रहे हो आप, फॉर्मुला वही है, लैम कप्पा अपॉन सी, बस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है कि मीटर में, उसके लिए अपन ऊपर या नीचे 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए या वो लीटर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। बाय मल्टीप्लाइंग 1000 इन द न्यूमरेटर हम उस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, एंड बाय मल्टीप्लाइंग 1000 इन द डिनोमिनेटर हम उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आए या सेंटीमीटर स्क्वायर में आए। समझ गए क्या, ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करके लेके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।